हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिपीडिया। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस क्लास में आरबीआई ग्रेड बी एग्ज़ाम को स्टूडेंट्स हम फोकस में रख के इस क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि पहले भी इस यूट्यूब चैनल पे मैं आपके लिए एमसीक्यू बेस्ड क्लासेस लेकर आया हूँ, जिसमें हर क्लास में मैं करंट अफेयर्स का एक सब टॉपिक लेता हूँ और उस सब टॉपिक पे स्टूडेंट्स मैं आपके लिए एमसीक्यू बेस्ड क्लास लेके आता हूँ। तो आज का हमारा सब टॉपिक है प्लेसेस इन न्यूज़। तो करंट अफेयर्स में प्लेसेस इन न्यूज़ सब टॉपिक के ऊपर आज की हमारी क्लास रहेगी। एमसीक्यू बेस्ड क्लास है, तो आप लोगों ने सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। इसके लिए अगर आप लोगों को एक पेन पेपर जिस भी तरह से आप अटेम्प्ट करना चाहो वो भी अटेम्प्ट करना, तो जिस भी तरह से अटेम्प्ट करना चाहो आप प्लीज़ अपना पेन पेपर सब कुछ लेके बैठो साथ में, ठीक है। शुरू करते हैं स्टूडेंट्स इस क्लास को। मेरा नाम है अभिनव जोशी। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स कहाँ से प्रिपेयर करना है, ठीक है। कोई एक सोर्स हो जहाँ से क्लासेस भी मिल जाए, नोट्स भी मिल जाए, क्वेश्चन आंसर मिल जाए, पीडीएफ मिल जाए, तो स्टूडेंट्स वो भी मैं आपको क्लास के एंड में बताऊंगा, एक कोर्स जो मैं आप लोगों के लिए प्रिपेयर करता हूँ, ठीक है। शुरू करते हैं स्टूडेंट्स आज की हमारी इस क्लास को और चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, इंडिया में वो कौन सी जगह है जहां पर आपको गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, तो मरीन नेशनल पार्क से आपको समझ में आना चाहिए कि ये कोई प्रोटेक्टेड एरिया है जो ओशन सी के आसपास है, ठीक है। तो गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क क्या इंडिया में आपको नागालैंड में देखने को मिलता है, तमिलनाडु, पुडुचेरी या अंडमान एंड निकोबार आइलैंड? तो एक चीज़ तो आपको पता लगी कि कोई वाटर बॉडी के आसपास है ये जगह, तभी वहीं पर मरीन नेशनल पार्क बन सकता है, ठीक है। कोशिश करो स्टूडेंट सारे क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट जरूर करना है, ठीक है। तो गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, नागालैंड, तमिलनाडु, पुडुचेरी या अंडमान निकोबार आइलैंड्स। इस क्वेश्चन का जो स्टूडेंट्स बिल्कुल ही सही आंसर है वो है असल में तमिलनाडु। अब आपको एक अच्छे से मैप पे दिखाता हूँ, आप समझ अच्छे से वहीं पाओगे। जैसे अगर इंडिया का बिल्कुल साउथ का जो मैप है जहाँ पर श्रीलंका और इंडिया का ऑलमोस्ट मतलब बॉर्डर तो नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट लैंड बॉर्डर तो नहीं, इसको जूम इन करें तो ये जो एरिया ना ये है गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क। यहाँ काफ़ी छोटे छोटे से आइलैंड्स हैं और एग्जैक्टली जो स्टेट है ये तमिलनाडु की स्टेट है, ठीक है। तो गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क एक प्रोटेक्टेड एरिया है। 21 छोटे छोटे आपको आइलैंड्स और कोरल रीफ्स यहाँ देखने को मिलेंगी, ठीक है। और तो नहीं मुझे लगा इसका टोटल जो एरिया है 560 स्क्वायर किलोमीटर फैला हुआ है ये मरीन नेशनल पार्क, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपसे यहाँ पर स्टूडेंट्स पूछा जा रहा है कि इंडिया एज अ कंट्री किस कंट्री को सबसे ज़्यादा सामान, गुड्स और सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं। हम दुनिया भर के साथ ट्रेड में बहुत सारी कंट्री से हम कुछ मंगवाते हैं, कुछ उनको बेचते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट चलता रहता है, पर हम एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा किस कंट्री को करते हैं, किस कंट्री को हम सबसे ज़्यादा सामान बेचते हैं? क्या इसका स्टूडेंट सही आंसर है? यूके, चाइना, यूएसए या फिर पाकिस्तान? कोशिश करो, किस कंट्री को इंडिया सबसे ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज एक्सपोर्ट करता है, यूके, चाइना, यूएसए या पाकिस्तान? इस क्वेश्चन का जो स्टूडेंट्स बिल्कुल ही सही आंसर है वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए। अगर आप इस इमेज को अच्छे से देखो तो ये मतलब टॉप कंट्रीज जिसके साथ इंडिया का सबसे ज़्यादा ट्रेड है, यूएस, चाइना, यूएई, सऊदी अरेबिया, रशिया, जर्मनी, हांगकांग, इस तरह से पूरी लिस्ट है। कितना हम उनसे सामान बेचते, सॉरी कितना उनको सामान बेचते हैं, कितना उनसे मंगवाते हैं, टोटल ट्रेड कितने का है, और क्या हम उनको ज़्यादा बेचते हैं उनसे मंगवा लेते हैं? तो जैसे यूएसए को हम, जो हमारे एक्सपोर्ट्स है 76 बिलियन डॉलर के आसपास, और उनसे मंगवाते कितना है 43 बिलियन डॉलर के आसपास। तो हमको इन दी एंड फायदा होता है, फायदा मतलब बेचते उनको ज़्यादा, उनसे खरीदते कम है। चाइना के केस में उनसे खरीदते बहुत ज़्यादा है, बेचते कम है, ठीक है। बाकी आप देख सकते हो कंट्रीज की लिस्ट लगी हुई है, तो यूएसए को हम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स करते हैं। नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन है गौर, या फिर इसको इंडियन बाइसन भी बुलाते हैं, इंडियन बाइसन। ये जो जानवर है ये स्टेट एनिमल है किस स्टेट का? तो गौर या इंडियन बाइसन इज द स्टेट एनिमल ऑफ विच स्टेट? उड़ीसा, गुजरात, बिहार या फिर राजस्थान? कोशिश करो स्टूडेंट्स, ये जानवर किस स्टेट का स्टेट एनिमल है? उड़ीसा, गुजरात, बिहार या फिर राजस्थान? इस क्वेश्चन का जो स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर है गौर या इंडियन बाइसन बिहार स्टेट का स्टेट एनिमल होता है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गौर ऑल्सो नोन एज द इंडियन बाइसन, ठीक है, ये असल में साउथ एशिया में ज़्यादा पाया जाता है ये जानवर, ठीक है। और तो नहीं मुझे लगता हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट और कुछ है, ठीक है। आगे चलते हैं। एक पोलिंग बूथ सेटअप किया गया था। देखो जैसे आपको पता है गुजरात और हिमाचल प्रदेश के अब तो इलेक्शन के रिजल्ट भी आ गए हैं। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी, ठीक है।
एक पोलिंग बूथ सेटअप किया गया था गुजरात के जो जंगल हैं गिर के वहां पर, तो वहां ना एक ही रजिस्टर्ड वोटर थे, उनके लिए पोलिंग बूथ बनाया था ईसीआई ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। और पोलिंग बूथ लोकेटेड इन अ रिमोट मतलब जहां मतलब आना जाना किसी का नहीं होता, रिमोट फॉरेस्ट एरिया ऑफ गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात। यहाँ पर 100% वोटिंग हुई, क्योंकि एक ही तो इंसान था जिसके लिए पोलिंग बूथ लगाया गया, वो आ गया, तो 100% यहाँ पर वोटिंग अचीव होगी। ठीक है, आपसे पूछा रहा उनका नाम क्या है जिनके लिए इस पोलिंग बूथ को लगाया गया। क्या उनका नाम है भारत दास बापू, महंत हरिदास जी उदासीन, जीवन राम त्रिपाठी या गिरीश कुमार शर्मा? इनमें से कौन से असल में वो इंसान है जो एक लौते हैं जिनके लिए एक पोलिंग बूथ सेटअप किया जाता है इन दी गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात? कोशिश करो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, सोचो मतलब कैसे इंडिया की डेमोक्रेसी काम करती है, कैसे इलेक्शन प्रोसेस काम करते हैं कि एक वोटर के लिए, इतनी बड़ी कंट्री है, दुनिया की ऑलमोस्ट सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाली कंट्री, और एक वोटर के लिए यहाँ पर पूरा एक पोलिंग बूथ लगाया जाता है। इसका स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर, इनका नाम है महंत हरिदास जी। ठीक है, हम देख भी लेते हैं न्यूज़। तो इलेक्शन कमीशन ने एक पोलिंग बूथ सेटअप किया एक सिंगल वोटर के लिए गुजरात में, और इन्होंने अपना जो वोट है वो दिया यहाँ पर। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की कंट्री बोला जाता है कि यहाँ पर साल में 6 महीने के लिए दिन रहता है, 6 महीने के लिए रात रहती है। अब ऐसा भी नहीं है कि देखो बिल्कुल 6 महीने बिल्कुल ही रात हो जाती है। ठीक है, हाँ 3-4 महीने तक यहाँ पर बहुत आप कह लो बिल्कुल सारा दिन डार्क होता है, 24 घंटे डार्क। और उसके अलावा फिर कुछ ऐसे महीने आते हैं जब बहुत लाइट रहती है, रात को भी यहाँ लाइट रहती है। इस कंट्री की पोजीशनिंग ही ऐसी है। क्या ऐसा आपको एक्सपीरियंस करने को मिलता है नेपाल में, तिब्बत में? वैसे तिब्बत अब एक कंट्री नहीं है, पहले होती थी, पर 1950 में तिब्बत के ऊपर चाइना ने अटैक कर दिया था। तिब्बत इंडिया और चाइना के बीच में होती थी। नॉर्वे या आइसलैंड, इनमें से वो कौन सी कंट्री है जहां पर 6 महीने के लिए दिन और 6 महीने के लिए रात एक्सपीरियंस की जाती है? कोशिश करो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की। अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल ही सही आंसर है वो है असल में स्टूडेंट्स नॉर्वे। अब नॉर्वे जो है ना, अगर आप देखो जैसे ये प्लैनेट अर्थ है, तो नॉर्वे ना बिल्कुल पोल के पास है, यहाँ है नॉर्वे बिल्कुल पोल के पास। उससे क्या होता है, जैसे आपको पता होगा कि अर्थ ना ऐसे सीधी नहीं है, अर्थ थोड़ी टेढ़ी है। तो कुछ टाइम ऐसा आता है जब नॉर्वे ना या तो यहाँ होगा, जब अर्थ घूम आ जाएगी यहाँ हो जाएगा, तो सनलाइट नहीं पहुंच पाती। कुछ टाइम ऐसा होता है कि जब नॉर्वे या तो यहाँ होगा या अर्थ घूम जाएगी तो यहाँ होगा, तो सनलाइट सीधी पहुंचती रहती है। तो ये जब घूम के मतलब दिन रात का भी हिसाब आ जाएगा तो भी सनलाइट नहीं पहुंचेगी, यहाँ दिन रात का हिसाब आएगा तो भी सनलाइट मतलब दिन में भी रात में पहुंचेगी। तो ऐसा होता है क्योंकि नॉर्वे नॉर्थ पोल के बहुत ज़्यादा क्लोज है, इस वजह से बोला जाता है कि 6 महीने दिन 6 महीने रात। ठीक है, अगर आप अर्थ को ऊपर से देखोगे ना यहाँ से, तो ऐसे दिखेगी अर्थ, जैसे नॉर्थ पोल है, ग्रीनलैंड, कनाडा, रशिया, और ये है नॉर्वे, और ये नॉर्वे का एरिया स्वालबार्ड, बहुत ही क्लोज है नॉर्थ पोल के। ठीक है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी इंडिया की, सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका काम होता है जो छोटे बिजनेसेस वगैरह उनको सपोर्ट देना, फाइनेंशियल सपोर्ट। सिडबी के हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, किस शहर में सिडबी के हेडक्वार्टर्स है? लखनऊ, न्यू दिल्ली, मुंबई या बेंगलुरु? मैं आपको ये बताता हूँ, वैसे तो हमारे यहाँ ज़्यादातर फाइनेंशियल बॉडीज़ के हेडक्वार्टर्स होते हैं इन दी सिटी ऑफ फाइनेंशियल सिटी ऑफ इंडिया मुंबई, पर सिडबी के हेडक्वार्टर्स मुंबई में नहीं है। तो क्या लखनऊ में, न्यू दिल्ली में, मुंबई में या बेंगलुरु में? इस क्वेश्चन का जो स्टूडेंट्स बिल्कुल ही सही आंसर है, सिडबी के हेडक्वार्टर्स है यूपी की कैपिटल लखनऊ में। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया फाउंड किया गया था 1990 में, हेडक्वार्टर्स है लखनऊ में। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है गोरुमारा नेशनल पार्क। ये एक ऐसा नेशनल पार्क है जहां पर आपको 1 हॉर्न्ड राइनोसॉरस की पॉपुलेशन देखने को मिलती है। गोरुमारा नेशनल पार्क इंडिया की कौन सी स्टेट में? छत्तीसगढ़, झारखंड, सिक्किम या फिर वेस्ट बंगाल? तो इंडिया की वो कौन सी स्टेट है जहां पर आपको गोरुमारा नेशनल पार्क देखने को मिलेगा? छत्तीसगढ़, झारखंड, सिक्किम या फिर वेस्ट बंगाल? कोशिश करो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की। ठीक है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल ही सही आंसर है, तो स्टूडेंट्स गोरुमारा नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा इंडियन स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में नेशनल पार्क है और बहुत ही फेमस है अपनी 1 हॉर्न्ड राइनोसोरस की पॉपुलेशन के लिए। ठीक है, वेस्ट बंगाल में जो जलपाईगुड़ी है ना, वहां पर आपको ये नेशनल पार्क देखने को मिल जाता है। आगे चलते हैं, माउंट मनीरंग
हमारी कंट्री की एक स्टेट है, उस स्टेट का वन ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन है माउंट मनीरांग, ठीक है। माउंट मनीरांग इंडिया की कौन सी स्टेट में पाया जाता है? इस माउंटेन की हाइट 6600 मीटर के आसपास है। तो ये 6600 मीटर काफ़ी अच्छी खासी हाइट होती है माउंटेन्स के लिए। मतलब जो दुनिया के सबसे ऊंचे माउंटेन्स हैं वो 9000 मीटर से मतलब कम है उनकी हाइट, ठीक है। 8000 कुछ मीटर्स में आ जाते हैं सबसे ऊंचे माउंटेन्स। ये 6600 मीटर के आसपास है। क्या हिमाचल प्रदेश में माउंट मनीरांग, असम में, क्या जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में, या त्रिपुरा में? कहाँ पर है माउंट मनीरांग? कोशिश करो इस क्वेश्चन का स्टूडेंट्स अटेम्प्ट करने की। ठीक है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही आंसर है, तो ये असल में एक बहुत ही ऊंची पहाड़ी है इन दी स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। थोड़ा देख भी लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश में एग्जैक्टली कहाँ पर है। तो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट और लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट जो हिमाचल प्रदेश है उसके बॉर्डर पे आपको देखेगा माउंट मनीरांग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली जो G20 शेरपा की मीटिंग हुई इंडिया में 4 से 7 ऑफ दिसंबर के बीच में, इंडिया ने इस मीटिंग को होस्ट किया। G20 कंट्रीज जो हैं सब कंट्री से कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव इस मीटिंग में आया। पूछा जा रहा है कि इस मीटिंग को कहाँ होस्ट किया गया? क्या बेंगलुरु में रखा गया, नेशनल कैपिटल न्यू दिल्ली में, मुंबई में, या उदयपुर में? किस शहर में इस मीटिंग को होस्ट किया गया? अच्छा क्वेश्चन है, कोशिश करो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी, मतलब अब तो हो चुकी है, ठीक है, किस सिटी ने होस्ट किया इस G20 शेरपा मीटिंग को? क्या इसको होस्ट किया बेंगलुरु ने, न्यू दिल्ली ने, मुंबई ने, या उदयपुर ने? स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है राजस्थान के उदयपुर में इस मीटिंग को रखा गया था, ठीक है। उदयपुर में रखी गई थी। मतलब इंडिया ने तो पहली बार ही होस्ट करी है G20 शेरपा की मीटिंग। जैसे आपको पता है इंडिया की चेयरमैनशिप शुरू हो चुकी है, दिसंबर 2022 से शुरू हो चुकी है हमारी चेयरमैनशिप G20 की। नवंबर 2023 तक, अगले साल नवंबर मंथ तक हमारी जो चेयरमैनशिप है वो चलने वाली है, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, दुनिया में एक बड़ी इंटरेस्टिंग कंट्री है सोमालिया। ये जो एग्जैक्ट जगह ना, इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं क्योंकि एक सींग जैसा दिखता है। तो ये जो कंट्री है ना सोमालिया, इसकी कैपिटल आपसे पूछी जा रही है। नियामे, बेलग्रेड, मोगादिशु या बुजुम्बुरा, इसमें से कौन सा शहर कैपिटल है एक बहुत इंटरेस्टिंग कंट्री सोमालिया की? कोशिश करो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की। बिल्कुल ही सही आंसर है मोगादिशु। मोगादिशु स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। तो अगर इसको जूम इन किया जाए तो यहाँ पर है मोगादिशु कैपिटल, ठीक है। ठीक है, सोमालिया मतलब कंट्री तो काफ़ी बड़ी है, पॉपुलेशन भी काफ़ी बड़ी है, पर इकोनॉमिकली कंट्री बहुत ही वीक है सोमालिया, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, इंडिया ने एक टीम रिसेंटली भेजी एक कंट्री में। असल में उस कंट्री में हम चाहते हैं कि हम लिथियम की माइनिंग करें। जैसे आपको पता है आज लिथियम आयन बैटरी से फ़ोन, लैपटॉप, टैबलेट्स, यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सब कुछ लिथियम आयन बैटरी से काम करता है। हम भी चाहते हैं कि हम इन सब चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएं, पर लिथियम की रिजर्व्स आपको इंडिया में नहीं मिलेंगे। तो हमारे यहाँ तो ज़्यादा माइनिंग नहीं हो सकती लिथियम की, ठीक है। इससे हम किसी और कंट्री में जाके माइनिंग करना चाहते हैं। क्या हम ये माइनिंग ऑस्ट्रेलिया में करेंगे, ब्राज़ील में, अर्जेंटीना में, या इजिप्ट में? हम वैसे मतलब पहले तो हमने टीम भेजी है, वो टीम देखेगी कि क्या कोई फ़ायदा भी है मतलब वहाँ पर माइनिंग वगैरह करने का। कोशिश करो ये टीम इंडिया ने किस कंट्री में भेजी है, दुनिया में वो कौन सी कंट्री है जहाँ बहुत बड़े रिजर्व्स है लिथियम के? इस क्वेश्चन का स्टूडेंट्स बिल्कुल जो सही आंसर है, ये कंट्री का नाम है अर्जेंटीना, साउथ अमेरिकन कंट्री अर्जेंटीना। मैं आपको ना एक मैप दिखाता हूँ। ये मैप ये बता रहा है, तो ये इंडिया हुआ, तो ये मैप ये बता रहा है दुनिया में वो कौन सी कंट्रीज है जहाँ लिथियम के रिजर्व्स काफ़ी बड़े हैं, ठीक है। अगर आप देखो, चलो चाइना के पास रिजर्व्स हैं, रशिया के पास थोड़े बहुत है, पर सबसे ज़्यादा रिजर्व्स है ये साउथ अमेरिका में 3 कंट्री के पास, चिले, बोलीविया, अर्जेंटीना, और हमारी टीम अर्जेंटीना ही गई है, ठीक है। तो इंडिया ने भेजी अपनी 3 जियोलॉजिस्ट की टीम टू अर्जेंटीना, और हम ये देखना चाहते हैं कि क्या वहाँ माइनिंग की जा सकती है लिथियम की, क्योंकि हमारे पास नहीं है। तो इसका ये मतलब तो नहीं कि हम मतलब मैन्युफैक्चरिंग रोक दें या फिर हम इतना कुछ ना बनाएं। तो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ तो हमने बनानी है, तो लिथियम अगर हमारे पास नहीं तो कहीं और से उसको मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। चलो ठीक है, वो कौन सा जंगल है दुनिया का जिसको लंग्स ऑफ अर्थ बुलाया जाता है? क्योंकि इस जंगल में ऑक्सीजन की प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा है। जो दुनिया में CO2 जो इतना अच्छा नहीं है एनवायरनमेंट के लिए, उसको एब्जॉर्ब बहुत कर लेता है जंगल। तो लंग्स ऑफ अर्थ क्या टोंगास फॉरेस्ट का नाम है, कॉन्गो फॉरेस्ट का, नाइल फॉरेस्ट, या अमेजन फॉरेस्ट? तो दुनिया का वो कौन सा जंगल है जिसको लंग्स ऑफ अर्थ का नाम भी दिया जाता है? कोशिश करो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की। क्वेश्चन का जो स्टूडेंट्स बिल्कुल ही सही आंसर है वो है, असल में इस जंगल का जो नाम है स्टूडेंट्स वो है
अमेजॉन रेन फॉरेस्ट, ये आपको मिलेगा साउथ अमेरिका में, ठीक है। और बहुत ही बड़ा जंगल है, रेन फॉरेस्ट है। दुनिया में ऑलमोस्ट 6% जो ऑक्सीजन बनती है पूरी दुनिया में वो इस जंगल से बनती है। 1/4 कार्बन डाइऑक्साइड जो दुनिया का एब्जॉर्ब होता है वो भी इस जंगल से होता है, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट है, ठीक है। इसके साथ स्टूडेंट्स आज के इस क्लास में जितने क्वेश्चंस मैंने कवर कराने थे मैंने कवर करा दिए। आई होप ये क्लास आपके लिए यूजफुल थी। अब जो मैंने आपको बोला था कि काफ़ी जो स्टूडेंट्स को एक डाउट है कि करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन कैसे करें, एक ही जगह से सारा कुछ हो जाए, ठीक है। मतलब उसके लिए अगर कोई चीज़ अवेलेबल हो पाए तो वो क्या की जा सकती है, तो वो स्टूडेंट्स मैं आपको बता देता हूँ। या तो आप क्लास की डिस्क्रिप्शन में चले जाओ या फिर सिंपली आप गूगल पे जाके सर्च करो abhipedia.abhimanyu.com, तो उससे स्टूडेंट्स ये वेबसाइट खुलेगी। अब इस वेबसाइट में जाके आप जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मतलब जिस भी एग्जाम में करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं उस एग्जाम को आप यहाँ जाके चुन सकते हो, ठीक है। चलो हम ऐसा करते हैं, हम रेगुलेटरी बॉडी में RBI ग्रेड बी एग्जाम को क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। अगर इस एग्जाम को हम क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपने यहाँ जाना है वीडियो कोर्सेज में, क्योंकि जितनी भी मैंने आपके लिए क्लासेस वगैरह बनाई है सब वीडियो फॉर्मेट्स में ही अवेलेबल है। वीडियो कोर्सेज में जाने के बाद स्टूडेंट्स आपने यहाँ नीचे जाके करंट अफेयर्स का जो कोर्स आपको दिखेगा उस पर आपने क्लिक करना है। और ये आपका स्टूडेंट्स करंट GK मॉड्यूल कोर्स। जब स्टूडेंट्स इस कोर्स पे आप क्लिक करोगे तो मैंने आपके लिए जितनी वीडियो लेक्चर्स बनाए हैं, जो PDFs बनाई हैं, और ये सब कुछ मैंने आपके लिए वीकली बेसिस पे बनाया है, सब स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जो इस कोर्स का प्राइस है वो आप स्टूडेंट्स यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। पर इस कोर्स को अगर आप परचेज करते हो तो इसके बाद आपको एग्जाम के लिए करंट अफेयर सब्जेक्ट है उसमें तो आपको और कोई चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ यहाँ से पूरा हो जाएगा, ठीक है। सारी क्लासेज है स्टूडेंट्स यहाँ पर, उसके अलावा नोट्स हैं, PDF हैं, MCQs है, सब कुछ आपको यहाँ पर इस एक सोर्स पे अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स का करंट अफेयर्स को लेकर डाउट है तो वो यहाँ से क्लियर हो गया होगा। मिलेंगे स्टूडेंट्स हम अपनी अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, उस पर क्वेश्चंस करेंगे। तब तक थैंक यू एंड हैव अ वेरी सक्सेसफुल डे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।